इतनी लड़कियों की तस्करी होती है पश्चिम बंगाल से, टॉप रैंक में आता है पश्चिम बंगाल। मेरे पास डंडा होता है या हाथ से ना मैं वालों में हिट करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जो माइनर्स होते हैं ना उनको कभी बाहर नहीं रखेंगे लोग। बाहर उन लोगों को रखेंगे जो पेशेवाड़ी मतलब पेशा हो गया है, जिनके लिए जो बूढ़ी हो गई है। ये लड़कियों को टनल में रखेंगी, बेड के नीचे रखेंगी, और अगर पता चले हम आ गए तो जो सीताराम बाजार है पीछे उसमें भेज देंगे। तो जैसे 64 में सारी नेपाली लड़कियां मिलती है, सेमी न्यूड लड़कियां मिलती है, 56 में बंगाली और नेपाली और आंध्रा की लड़कियां मिलती हैं। ट्रैफिकिंग में जो लोग फंसते हैं उनको रेस्क्यू करती है, और इन्होंने इतनी यंग एज में इतने ज़्यादा रेड्स और ऑपरेशंस करके इतने ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। तो आज हम इनसे जानेंगे इस पूरे रैकेट का सच क्या है, कैसे लोग इसमें फंसते हैं और कैसे ये उनको बचाती है, और उनको बचाने के बाद कैसे उनकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले वेलकम पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पल्लवी, कोई भी काम हम करते हैं ना तो उसके बहुत सारे रीज़न हम ही जज कर लेते हैं कि हाँ ये काम ये इसलिए करती होगी, अच्छा पैसा मिलता है या फिर अच्छी प्रोफाइल बनती है। लेकिन आप जो काम करते हो, मैं बहुत जानना चाहता हूँ वाई, व्हाट इज़ योर वाई इन दिस, क्यों करते हो आप, क्या आपको मोटिवेट करता है, क्या ऐसा हुआ जो आप इस काम में आए जिसमें इतनी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, और एक फीमेल हो आप, तो क्यों? तो एक्चुअली मैं ना बहुत दिनों से लोगों को बता नहीं रही थी कि क्या स्टोरी है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों इसमें मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने इस पे काम करना 2011 से शुरू किया, स्लोली ग्रेजुअली, बट 2012 से फुल टाइम। तो इसके पीछे कारण था। तो मैं असम से हूँ, असम में एक बहुत छोटे रेलवे टाउन से हूँ जिसका नाम है लामडिंग, और वहाँ पे सब लोगों को जानते हैं। अब मैं गई थी कोलकाता, अब सब लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल। बहुत जब छोटी थी, 12 साल में कोलकाता गई थी, किसी की शादी थी मेरे किसी रिलेटिव के, तो हम लोग 1 महीने के लिए गए थे। और वहीं पे मेरे एक अंकल जी है, उन्होंने मुझे बोला चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो मुझे घूमने के लिए ले गए थे, और हम लोग गए थे दक्षिण 24 परगना। अभी भी आप देखेंगे ट्रैफिकिंग में हिट लिस्ट में आता है, साउथ 24 परगनास जिसको हम कहते हैं। वहाँ पे एक छोटे से गांव में मुझे ले गए, मैंने 2-3 दिन मैं वहाँ रुकी। चौथे या 5वें दिन, मुझे याद नहीं है, थोड़ा वो है, एक आदमी घूम रहा था और डर के बोल रहा था कि उसकी बेटी गायब है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, यार गाँव है, गाँव में मोस्टली शायद 1000 लोग होंगे उस जगह में, किसी को नहीं पता उसकी बेटी कहाँ है सब। और मैं थोड़ी छोटे से ना थोड़ी क्यूरियस बच्ची थी, कहाँ है क्यों है, जो खुराबाती वाले आदत थे। तो मैंने पूछा कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ है, फिर बोलते नहीं पता। मैंने बोला पुलिस में रिपोर्ट किया, बोल रहे हैं पुलिस में तो रिपोर्ट किया बट पुलिस भी कुछ नहीं बता रहे। मैंने गाँव में बहुत लोगों को पूछा, अब किसी को कुछ नहीं पता। एक लड़का आके बोलता है कि यहाँ पे एक भैया है जो कि यामा बाइक चलाते हैं, उस टाइम पे यामा बहुत पॉपुलर था। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं ना आ गई, अंकल का नाम लिया, गाँव का नाम लिखा, आ गई। वो जो किस्सा है ना मैं भूल नहीं पाई, पता नहीं क्यों दिमाग में वो फंस गया होता है ना कुछ। पर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि ना पता नहीं मैं ना वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत टॉकेटिव हूँ, बहुत बोलती हूँ, दोस्तों से बहुत कुछ शेयर करती हूँ। ये वाली इंसिडेंट मैंने किसी को नहीं बताई आज तक। उसके बाद क्या हुआ, बस वो रह गया। तो मेरे पापा कानपुर में काम करते थे, तो मेरे को ना बुक्स पढ़ने की बहुत शौक होता था। तो पर मुझे मेरे दिमाग में ये भी था, अब मेरा जो होम टाउन है उसमें जो पुलिस थाना है हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में है। पुलिस थाना में आते जाते पुलिस वालों को कभी कभी कुछ बोल लिया, वो हंसने लगे। उनके लिए रेप मर्डर ये सब है। अब मिसिंग बच्चे का क्या किसी को मतलब, और मैं हूँ 12-13 साल की, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक बार मैं गुवाहाटी गई तो मुझे एक पुलिस वाले मिले, वो मुझे बोले, मैंने उनको बहुत बारी पूछा ये वो, कोई बोलता नहीं। एक बार एक मुझे याद है, एक पुलिस वाले ने बोले तुम रेलवे स्टेशन जाओ। रेलवे स्टेशन, मुझे नहीं पता बंदे ने क्यों रेलवे स्टेशन बोला। अब मैं आपको बोली किताब का शौक था, मैं व्हीलर जाती थी, हमारे वहाँ पे किताब मिलते थे। व्हीलर में आते जाते टाइम ना मैं देखती थी औरतें घाघरा चोली पहनी हुई होती थी और इतने इतने सफ़ेद चूड़ियाँ हाथ में। तो मुझे लगता था, क्योंकि मैंने किताब में देखा था अपने स्कूल में, मुझे लगता था ये राजस्थान से है। फिर मैं थोड़े बच्चों से जो भीख मांगते थे उनसे बात करनी, वो बहुत फ्लुएंट अच्छी वाली हिंदी बोलते थे। तो मेरे दिमाग में ये था यार असम में लोग इतना अच्छा हिंदी कैसे बोलते। तब मैंने पहली बार डूंगरपुर का नाम सुना, डूंगरपुर करके एक जगह है राजस्थान में। फिर मुझे पता लगा अच्छा ये सारे लोग राजस्थान के हैं, इधर आते हैं भीख मांगने। तो तब मुझे पता लगा ये जो मिसिंग है, ये गायब जो बच्चे जो गायब होते हैं, इसके साथ कहीं ना कहीं ये जो भीख मांगने वाले लोग हैं कनेक्टेड है। ये तो पहला था। इसके बाद मैं एक बार नागालैंड में घूमने गई, वहाँ पे मैंने बहुत देखा कि बच्चे ड्रग्स बेचते हैं। छोटे बच्चे घर में, छोटे बच्चे खेलते वेलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ड्रग पेडलर है। बहुत छोटे बच्चे, 8 साल के 9 साल के बच्चे। और कैसे कैसे ड्रग्स रहते हैं? मतलब ड्रग्स मतलब आपको जैसे वाइट वाले ड्रग्स है, जैसे आपको कोकेन हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब मुद्दा ये है कि उन बच्चों के पॉकेट में डाल दिया, अगले बंदा निकाल लिया। मतलब बेसिकली क्या होता है, बच्चे पे तो कोई शक नहीं करता, बच्चा इधर उधर घूमता रहता है। तो ये हुआ दूसरा किस्सा। फिर तब तक मेरा 14-15 साल हो गया था। फिर मैं दिल्ली घूमने आई। दिल्ली जब आई मैं एक बार, दिल्ली में मैंने देखा, मुझे एक लड़की मिली, वो मुझे बोलने लगी कि मेरा मम्मी का फ़ोन आया था, मैं बंगाली में बातें कर रही थी, ये शायद ग्रेजुएशन के टाइम पे। एक लड़की ने मुझे बोला कि आपको पता है आप कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? मैंने बोला बंगाली। बोले हमारे गाँव में ना बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बंगाली में बातें करती हैं, हरियाणा में बंगाली में बातें करते हैं। मैंने बोला भाई, मेरा तो दिमाग वही चल रहा था कि क्या होता है इनका, ट्रैफिकिंग तब भी मेरा क्लियर नहीं था। फिर मैंने सोचा ये हरियाणा में क्या करते हैं। बोलते नहीं, आपने उस दिन भी कुछ और भाषा में बात की थी,
वो भी हमारे गांव में कोई बात करता है। तो मैंने एक टाइम पे एसएमएस बात किया था, एक टाइम पे मतलब बंगाली बात किया था। तो मैं वो रुक गई। फिर मैंने किसी और को पूछा कि क्या आप मुझे अपने गाँव ले जा सकते हो। अब अगले बंदे को लगता है यार ये किसको क्यों गाँव जाना है हरियाणा में, उसने मेरे को भाव नहीं दिया। फिर थोड़े दिन बाद मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं कहीं और अगर पॉसिबल हुआ तो चलेंगे। तो एक लड़की मुझे गाँव में ले गई। गाँव में ले गई तो मैं तो एक लड़की से मिली जो पूरा एकदम फ्लुएंट बंगाली बोलती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा गाँव में कोई ऐसे बोल रहा है। तो उसने मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया, पर वो घूंघट पहनी हुई थी और उसके साथ जिसकी शादी हुई थी 45 साल के थे। वो खुद लड़की शायद तब 18-19 की होगी, उसके पहले जब आई थी तो बहुत छोटी थी। तो मैंने ना कहीं ना ये जो बोलते हैं ना डॉट्स को कनेक्ट किया कि ये जो मिसिंग चिल्ड्रन है इसके साथ ये क्या बोलते हैं, ये बेगिंग इन्वॉल्व है, भीख मांगना, उसके साथ ड्रग्स इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो लड़कियों का ये जो जबरन शादी है ये मिक्स्ड है। फिर मैं ट्रैफिकिंग, फिर मुझे पता चला कुछ चीज़ें होती है जिसका नाम है मानव तस्करी, लोगों की तस्करी होती है। तब मैंने डेटा, तब तो गूगल आ गया था, उसके पहले तो हम डिक्शनरी में ही देखते थे, तब देखने लगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, इन सब जगहों से बहुत लंबे तादाद में लड़कियां गायब हो रही हैं। गायब होकर कहाँ जा रही है, वो हो रहा है सोर्स मतलब जगह जहाँ से लोगों को उठाया जाता है। और दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, ये सारे आपका डेस्टिनेशन जहाँ पे उनको जो भी है, चाहे वो जबरन शादी हो, चाहे वो भीख मांगना हो, चाहे वो वैश्यवृत्ति हो, उसमें फोर्स करना। तो तब मुझे पता लगा ऐसा होता है। फिर मैंने सोचा कलकत्ता इतना डेवलप्ड है यार, कैसे हो सकता है। फिर ये सब कलकत्ता में नहीं होता, ये सब कलकत्ता के इर्द गिर्द होता है। जैसे आप कैनिंग ले लो, दक्षिण 24 परगना ले लो, नॉर्थ मेदिनीपुर ले लो, डोआर्स ले लो, नॉर्थ बंगाल जिसको बोलते हैं, वहाँ की लड़कियाँ, सिक्किम की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है। तो उनका बहुत डिमांड है, मतलब स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन में, स्पा में, इन सब में बहुत डिमांड होता है। इन द सेंस कि इनको, मतलब एक कॉन्सेप्ट था, मुझे अभी भी याद है, जब मैं काम करने लगी इसमें तो मुझे बोला गया कि जो लोग झारखंड छत्तीसगढ़ की होगी उनको सिर्फ हम उसमें ही डालेंगे, लेबर के काम में। उनको सिर्फ लेबर के काम, उनको सिर्फ हम घर में फैक्ट्री में काम पे डालेंगे, और जो बाकी जगहों की लड़कियां हैं उनको हम प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स मैरिज इसमें डालेंगे। क्योंकि जो झारखंड छत्तीसगढ़ की लड़कियां हैं उनकी स्किन हार्ड होती है, उनका कंप्लेक्शन डार्क होता है। तो हमको जो लड़कियां सुंदर है, जो लड़कियां गोरी है, जिनकी स्किन सॉफ्ट है, उनको हमको प्रोस्टिट्यूशन में डालना है। तो ऐसे कर करके शुरू हुआ ये पूरा किस्सा। फिर उसके बाद तो फिर मैंने पढ़ाई किया, मुझे बैंगलोर में नौकरी मिली, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं दिल्ली गई, मैंने बहुत लेटर्स लिखे एमएचए को। फिर एक एनजीओ ने मुझे हायर किया, बिकॉज मेरा पूरा रिसर्च का एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे रिसर्च के रोल में हायर किया। और एक कारण है हायर करने का, सारे सोर्स एरिया के लैंग्वेजेस पता थे, ओडिया, नेपाली, बंगाली, इसलिए उन्होंने हायर किया। पहले 2 महीने उन्होंने मुझे रेड में नहीं भेजा, उनको लगा रिसर्च का एक्सपीरियंस इसको क्या है। एक दिन एक लड़की छुट्टी में थी तो मैं रेड में गई, मैंने वो रेड अच्छे से किया, उसके बाद से ये लोग हर दिन मुझे रेड पे चलने। मैम रेड का प्रोसेस बताओ, क्या लोग जाते हैं रेड में, और ये रेड क्या है, क्या आप मतलब कैसे होती है रेड, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, क्या? एक एग्जांपल दूं, क्या होता है, मैं जिस संस्था के साथ, पहले तो मैं उस संस्था के साथ 2016 तक थी, उसके बाद मैं अलग अलग जगहों में काम करने लगी। तो रेड में क्या होता है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आएगा। सोचिए आपको आया कि नोएडा से एक लड़की गायब है, आपके पास फोन आता है कि नोएडा में सेक्टर 61 से एक लड़की गायब है। अब और ये देता कौन है? ये वहीं के लोग जिनकी लड़की गायब है। अब उनको एनजीओ के बारे में पता होगा, जो भी है, वो बोलते हैं कि हमारी लड़की गायब है, हमारी लड़की ने इस नंबर से हमको कॉल किया, एक कुछ क्लू। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पुलिस के पास, हम बोलते हैं ये नंबर का टावर लोकेशन निकालो। ये टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए, घर वालों ने पुलिस थाने पे बोला, पुलिस वाले एनजीओ के पास जाएं। पुलिस वाले भी आते हैं, अभी तो पुलिस वाले भी आते हैं, तब पुलिस वाले भी आते थे, लेकिन मोस्टली फैमिलीज पुलिस सब मिक्स बोलेंगे। तो मैं एक फैमिली का एग्जांपल दे रही हूँ, वो बोलते इधर से लड़की ने फ़ोन किया, तो हमने पुलिस को बोला, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद फिर, क्योंकि देखो बिना पुलिस के कुछ नहीं होगा, चाहे एनजीओ कितना बड़ा तोप हो, पुलिस के बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अगर एक ऐसे इलीगल जगह में जाओगे, बिना पुलिस के कैसे जाओगे, आपको तो कोई मार ही डालेगा। पुलिस के पास यूनिफॉर्म है, पुलिस कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। पुलिस को बोलते हैं पुलिस टावर लोकेशन निकालते हैं, निकाल के सोचो, निकालते हैं शकूरपुर का। शकूरपुर सबसे बड़ा प्लेसमेंट एजेंसी का हब है, शकूरपुर जो दिल्ली में है। उस जगह में इतने प्लेसमेंट एजेंसी है, आपको लगेगा ऑफिस है बाकायदा, प्रॉपर उनका डायरी है, उनका कैलेंडर है, उनका टेबल चेयर है, उनके बाकायदे फॉर्म है, उसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उनका एक मेला भी होता था, जहाँ पे जैसे हम दुकान में जाके वो चुनते हैं ना, स्मॉल साइज़ के कपड़े, लार्ज साइज़ के, वहाँ पे आप लड़की लड़का चुन सकते हैं नौकरी के लिए, काम पे रखने के लिए। लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की के बाल, ये मेला होता था कहीं पे ईस्ट दिल्ली में, पंजाबी बाग में कहीं पे, मैं 1-2 बार गई, उसके बाद मुझे अभी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। वहाँ पे लिटरली एक गैंग ऑफ मेला होता है, आप जाइए, आप चुनिए, आप किसको अपने घर में नौकर रखोगे। अच्छा, मतलब आप चूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे और भी स्पेसिफिकेशन, कुछ जगहों में ऐसे भी स्पेसिफिकेशन होता है कि नौकर को क्या खाना बनाना आता है, कॉन्टिनेंटल बनाना आता है, क्या आता है, मतलब इस तरह का। तो चलिए, ये तो फिर फ़ोन आ गया, फिर हमने टावर लोकेशन किया, चलिए सोचिए शकूरपुर मिलता है। अब हम क्या करते हैं, हम एक बंदे को भेजते हैं अपनी टीम से, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मर। वो जाता है रेकी करने, रेकी मतलब वेरीफाई करने एक घर है क्या। अब अगर उसने रेकी कर दी, उसने आके हमको बोला, अब वो अंदर जाके तो नहीं देख सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हम जाते हैं पुलिस के पास,
कि ऐसा ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, हमको वेरीफाई करना है। पहले हम बोलते थे कि हमको रेड मारनी है, हम रेड नहीं बोलते हैं अब, क्योंकि क्या पता हो ना हो, आप फंस सकते हो, तो वेरीफाई करना। पुलिस, अब पुलिस के टीम से लेडी कांस्टेबल, अगर लड़की का केस है तो लेडी कांस्टेबल तो एक होगी, और जनरली ट्रैफिकिंग के मैटर में एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर जाना जरूरी है। 3 स्टार मतलब इंस्पेक्टर, पर ज़्यादातर नहीं जाते हैं, सब इंस्पेक्टर ही जाते हैं। एनजीओ से या मैं हो गई या कोई और हो गया, एक लड़की एक लड़का जाते हैं घर में, जाके रेड करते हैं। रेड मतलब क्या, देखते हैं कोई है क्या, अगर वो मिल जाती है तो उसको वहीं पे पूछना होता है कि क्या हुआ आपके साथ। अगर उसने बोला कि उसके साथ कुछ क्राइम नहीं हुआ तो ठीक है, चलो उसको थाने में ले जाए। लेकिन अगर उसने बोला कि उसके साथ किसी टाइप ऑफ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो उसको इमीडिएटली थाने में आके उसका 161 स्टेटमेंट कराते हैं, जो थाने में स्टेटमेंट होता है। वो कराने के बाद उसको मेडिकल ले जाते हैं, मेडिकल होता है। अब मेडिकल में भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है अगर लड़की हुई तो उसको तो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। अब सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, सारी औरतें जिनको मतलब लिटरली बच्चा होना होता है वो आती है लास्ट मिनट में। अब जितनी भी डॉक्टर्स है वो इतनी परेशान होती है, वो लोग बोलते क्यों आए हो आप, हम बोलते हैं इनकी क्या बोलते हैं, इसकी तस्करी हुई है। अब डॉक्टर को तस्करी नहीं समझ में आती, डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर हम बोलते हैं कि इनको रेड लाइट एरिया से लिया गया है, डॉक्टर हमको बोलने लगते हैं रेड लाइट एरिया वो क्या होता है, उनको लगता है वो जो ये जो रेड लाइट है। फिर हम उनको समझाते हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं मेडिकल करना, ठीक है मेडिकल कर लेते हैं, एमएलसी नहीं करेंगे। एमएलसी मतलब जो पूरा एग्जामिनेशन होता है कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का, एक एमएलसी में कम से कम 4 से 6 घंटे लगते हैं। डॉक्टर मना करता है, बार बार डॉक्टर मना कर देता है। डॉक्टर बोलता है उसके साथ कुछ हुआ नहीं, मैंने बोला अगर वो रेड लाइट एरिया में 1 मिनट भी रही है तब भी उसका मेडिकल करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी याद है, मैं रातों रात तो मतलब हॉस्पिटल में मैंने बिताए हैं। फिर मेडिकल कराने के बाद उसको ला के शेल्टर होम में डालते हैं, मतलब जहाँ पे वो रहेगी। फिर शेल्टर होम में डालने के बाद पता करते हैं, अगर माँ बाप साथ है तो ठीक है, फिर उसको बाल कल्याण समिति के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है अगर वो बच्चा होता है तो। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी दिल्ली में बहुत सारे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, दिलशाद गार्डन में, ईस्ट दिल्ली का है, मतलब अलग अलग जगह में ऐसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जिसमें आपको ये होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक चेयरपर्सन होगा और बाकी 4 से 5 मेंबर्स होंगे। तो उनके सामने बच्चे को प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर वो बच्चे को डायरेक्शन देंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बाद उसका एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं HIR, मतलब होम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपको उसके घर में एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि ये लड़की घर अगर भेजा जाए इसके साथ क्या होगा, मतलब ये अच्छे से रहेगी अच्छे से नहीं रहेगी। फिर वो सब करने के बाद अगर सब सही हुआ तो बच्चे को घर में भेजना होता है, बस। ये जब मैं एनजीओ में काम करती थी ये करती थी, यही होता था। लेकिन मैं अभी उससे आगे काम कर रही हूँ इन द सेंस, क्योंकि बहुत लड़कियों की तस्करी हुई है, बहुत लड़कियों को घर भेज देते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी और जहन्नुम हो जाती है। हाँ, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, उनको निकाल देते हैं कि तू चली जा वापस। फिर उनके पास वही एक ऑप्शन बचता है, फिर वो वहीं चली जाती हैं, कहीं और उस इलाके में कोई ऐसी जगह है उधर चले जाते हैं। तो उसके लिए भी घर वालों का देखो मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो हमारा समाज है ना, आपको पता है हर चीज़ को तो जज करता है। अगर लड़की सोचो कोटे से आई होगी तो कितना होगा, मानसिक उत्पीड़न तो सोच ही नहीं सकते वो कितना देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी मुझे याद है एक बच्ची को मैंने रेस्क्यू किया था, वो मैंने पहला जब जॉब छोड़ दिया था, मैं पुलिस के साथ काम करने लगी, स्पेशल ब्रांचों के साथ। मैंने उस लड़की को निकाला था, वो लड़की घर चली गई। अब वो अपने घर के बगल वाले घर में अंकल जी को खाना वाना बना देती थी, क्योंकि अंकल जी की बीवी का देहांत हो गया था। छोटी सी लड़की, 16 साल की लड़की मुझे मिली एक बार 17 में। वो मुझे बोली, रो रही थी, मैं ऐसे ही कलकत्ता गई हुई थी। मैंने बोला यार ये रो क्यों रही है? फिर बोलती दीदी मैं जो अंकल को खाना वाना देने जाती थी ना, पता है क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ? बाजार में वो आलू खरीदने गई, तो आलू खरीदने गई, अंकल बगल में खड़े थे। अंकल एक लड़का था, उस लड़के को बोलते अरे पता है तेरे को, ये तो वहाँ से निकली, इसको पूछ इसका रात का रेट क्या है। सोचो, जिस अंकल को खाना बना के देती थी, जैसे ही अंकल को पता चला ये कोटे से आई है, अंकल ऐसे बोल रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी केसेस है जहाँ पे लड़कियों को मतलब 1-1 महीने तक क्लास से बाहर बिठाया जाता है। हमारे तुम गंदे जगह से आई हो, तुम गलत काम करती हो। अब मुद्दा ये है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा एक ट्रैफिकिंग में, तस्करी में रूल में ये है कि अगर एक बच्चा तस्करी से निकाले हो, आपको नहीं बताना है कि उसको आपने कहाँ से निकाला है। अब मैं जानती हूँ ठीक है, पुलिस जानती है ठीक है, बाकी लोगों को नहीं जानना। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसे पता लग गया। इतना मतलब आप सोच नहीं सकते इस तरह का मतलब बात, डिप्रेशन वाला हालत है। मतलब अभी भी मैं कैनिंग में गई हुई थी, वहाँ पे मेरी एक लड़की है, वो मुझे बोलती है सुबह से शाम तक उसको लोग माँ बहन की गालियाँ सुनाते हैं कि तू आ क्यों गई, तू उतने गलत जगह गई थी तो आ क्यों गई। अब मुद्दा ये है कि वो तो एक चीज़ में फंस गई थी, अब उसमें उसकी क्या गलती है। बट ये है कि अभी हम इसलिए ना डीस्टिग्मेटाइजेशन वर्कशॉप करा रहे हैं। हम क्या करते हैं, लड़कियों को निकाल के लड़कियों की काउंसलिंग करते हैं। मैं आपको बताऊँ, लड़कियों की काउंसलिंग से ज़्यादा है कि समाज की काउंसलिंग करो, जो कोई नहीं करता। माँ बाप की काउंसलिंग कोई नहीं करता। सोशल वर्कर्स एनजीओज नहीं है जो समाज की, मतलब अभी एनजीओज ट्राई कर रही है। पहले तो एनजीओज को इतना साल लग गया ये समझने में कि लड़कियों की काउंसलिंग से ज़्यादा समाज की काउंसलिंग ज़रूरी, पहली बात है। दूसरी बात है, जहाँ से लड़की आती है, देखिए पश्चिम बंगाल को तो आप इसमें अवार्ड दे सकते हो, टॉप रैंक में आता है पश्चिम बंगाल। इतनी लड़कियों की तस्करी होती है पश्चिम बंगाल से। मैं बंगाली हूँ, पश्चिम बंगाल से नहीं हूँ, और मुझे अभी भी याद है मेरा पहला रेड दिल्ली रेड लाइट एरिया में। मैं दिल्ली रेड लाइट एरिया वाले थाने में गई थी, पता नहीं कौन से पुलिस थे, मुझे पूछ रहे थे पहले भी कहाँ से हो, क्योंकि मेरा सरनेम बंगाली है।
मैंने बोला सर असम से। हंसने लगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा यार हर कोठे में बंगाली लड़की, हर कोठे में आपको बंगाली लड़की दिखेगी। और सबसे बुरी यही बात लगती है कि फिर भी बंगाली लड़की गायब होती है। मतलब अगर कलकत्ता को हटा दो ना बंगाल से, तो आपको लगेगा ये क्या है यार। मतलब अभी भी मैं जहाँ जाऊँगी, मैं अभी मार्च में गई थी, वहाँ पे लोग चप्पल नहीं पहनते, लोग टारपॉलिन के घर में रहते हैं। पत्ते हैं ना, पत्ते, आप सोचिए 2023 है, जंगली पत्तों का पानी को उबाल के उसके साथ चावल मिला के खाते हैं। इतनी गरीबी है, मतलब डरावने वाली गरीबी है। मैं मतलब वहाँ पे मेरी एक लड़की है, वो मुझे बोली, मैंने मैं तो दे नहीं सकती, अलाउड नहीं हूँ, मेरी सर्वाइवर है, वो मुझे बोली दीदी मैं 3 दिन काम करती हूँ, साड़ी में वो लगाती हूँ, कुछ होता है ना ग्लास, 3 दिन का मुझे 85 रुपये मिलता है, 10 घंटे काम करती हूँ। और उसके बगल वाले घर की लड़की 1 दिन का 10 रुपये मिलता है उसका। इतनी गरीबी। और ये पता है कलकत्ता से 2 घंटे की दूरी पे है, बाकी तो भूल जाओ आप। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, देखिए हमको लगता है कि गरीबी एक प्रॉब्लम है, सच बताओ आपको गरीबी एक प्रॉब्लम नहीं, उसमें बहुत कुछ है। आप गरीब हो तो आप बेरोजगार हो, आप गरीब हो तो आप अनपढ़ हो, ये तो एक हो गया। उसके बाद जो ये इतने जो नेचुरल कैलामिटीज़, कभी आयला आ गया, कभी साइक्लोन आ गया, अभी देखिए यूक्रेन में, अभी मणिपुर में आप देखना कितने लेवल में तस्करी होगी। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो तस्करी हो गई। यूक्रेन में अभी जहाँ पे भी वार होगा, युद्ध होगा, सबसे ज़्यादा बच्चों को और औरतों को। मुझे याद है नेपाल में, जब नेपाल में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था, दो बिस्किट के लिए लोगों का अब्यूज़ हो रहा था, 2 बिस्किट के लिए। मतलब इस लेवल का वहाँ पे टॉर्चर। अभी ये जो वो हुआ था ना, आयला आया था 12 में, उस टाइम पे इतनी लड़कियां बिकी, मतलब आप सोच नहीं सकते। हावड़ा स्टेशन, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने जन कलकत्ता में गए हो, हावड़ा स्टेशन ना बहुत डरावना टाइप ऑफ है। डरावना इन द सेंस बहुत बड़ा है, ब्रिटिशर्स ने बनाई है। एक जगह है, मैं जाती हूँ, शियालदा करके एक है कलकत्ता में, शियालदा स्टेशन है वो, वहाँ से सारे लोकल ट्रेन आते जाते हैं। दिन में 10 लाख लोगों का फुटफॉल है, मतलब 10 लाख लोग आते जाते रहते हैं। और वो स्टेशन ऐसा है, उसमें कोई भी गायब हो सकता है, मतलब आपने पलक झपकाई लोग गायब हो सकते हैं। और हावड़ा में तो ऐसे भी लोग हैं जो तस्करी करते हैं ना, वो ऐसे घूमते रहते हैं, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के घूमते रहते हैं, देखते हैं कि कौन सा बच्चा है जो थोड़ा डरा हुआ है, कौन सा बच्चा है जिसके साथ कोई नहीं है, कौन सा बच्चा है जो ट्रेन से छूट गया है, बस उन्हीं को फंसाते हैं लोग। कैलकाटा का एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है, तो मुझे आपने वहाँ पे कोई रेड मारी है? देखिए रेड तो मैंने डायरेक्टली सोनागाची में नहीं मारी है, लेकिन मैं सोनागाची में काफ़ी बार गई हूँ। सोनागाची में कम से कम 65,000 से ज़्यादा सेक्स वर्कर्स हैं, और वो सबसे बहुत पुराना सेक्स वर्क है। मुझे किसी ने कहानी बताई थी, मैंने किताब में भी पढ़ी थी, वहाँ पे औरतें 10 रुपये के लिए सेक्स करती है, 10 रुपीज़। इतनी बुरी हाल है। लेकिन मुद्दा यह है कि वहाँ पे लोग सेक्स वर्क को लीगल करने की बातें करते हैं। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। देखिए मेरा ओपिनियन क्लियर है, वो है अगर आपको अपने खुद को सेक्स वर्क करना है तो कर कीजिए, किसी और से सेक्स वर्क मत कराइए, फोर्स मत करो। सिंपल बात है। अब लोग बोलते हैं सेक्स वर्क एक वर्क है, मैं मानती हूँ। अब मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मैं सेक्स वर्क के अब कभी अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई सेक्स वर्क करे तो ठीक है। मैंने जितनी भी औरतों को रेस्क्यू किया है, जितनी भी मैडमों से, कोठे में मैडमों से बात किया है, हर किसी ने मुझे एक ही बात बोला है कि मेरा जो पहला बार का सेक्स वर्क था ना, वो फोर्स था। उसके बाद भले ही ये मेरा चॉइस बन चुका है, तो मैंने कभी तो ये मन से शुरू नहीं किया था। तो ये है मैम, जो आप जीबी रोड के कोठों पे रेड करते हो, तो हमने तो बातों में या ऐसे सुना है कि ऐसी जगहों पे तो पुलिस भी जाने से डरती है, या पुलिस को भी उनका कमीशन मिलता है, तभी वो चीज़ें रन हो रही हैं। और आप जब वहाँ रेड करते हो, जो आप कह रहे हो मैडम से बात करो, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि पीसफुली होता है, या आप किसी को पीसफुली रेस्क्यू करके ले आओ तो वो क्योंकि आसानी से वो कैसे होता है और क्या होता है, क्या आप उनसे बात करते हो? पहली बात यह है कि हम लोग तभी जाते हैं जब हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन होता है, और पुख्ता इन्फॉर्मेशन की पुलिस को डरती है लिटरली। मैं आपको बताऊँ, मैं इतने बार गई हूँ, कभी किसी ने मुझे एक बार नहीं छुआ। अच्छा, फालतू बदनाम है वो जगह लिटरली। मैं आपको बताऊँ, आप किसी को इज्जत दोगे ना, आपको भी इज्जत मिलेगा। मेरे को इतने सालों में कभी किसी कोठे में किसी औरत ने, भले ही मुझे देखा होगा, गंदी गालियाँ दी होगी, किसी ने कभी मेरे को टच नहीं किया। पहली बात तो ये। पुलिस जाती है तो वो डरे हुए रहते हैं, और मैं ना कोठों में घुसते ही ना, कोठों में नहीं घूमती, मेरे पास डंडा होता है या हाथ से ना मैं वालों में हिट करती हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं ना, उनको कभी बाहर नहीं रखेंगे लोग। बाहर उन लोगों को रखेंगे जो पेशेवाड़ी, मतलब पेशा हो गया है जिनके लिए, जो बूढ़ी हो गई है। ये लड़कियों को टनल में रखेंगी, बेड के नीचे रखेंगी, और अगर पता चले हम आ गए तो जो सीताराम बाजार है पीछे, उसमें भेज देंगे, या फिर जो सिनेमा हॉल है, गोल चाय, डिलक्स है, बहुत सारे, उधर भेज देंगे। लड़कियां रहेंगी नहीं। जैसे ही पता चलता है ना, मैं आपको बताऊँ, जैसे ही अपन जाते हैं ना उस एरिया में, मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे एक कैमरा है जीबी रोड में। जैसे आप घुसते हो ना, वहाँ पे एक पेड़ है इतना बड़ा सा, वहाँ पे एक कैमरा है, और कैमरा भी छोड़िए, उनको पता लग जाता है वो। और सारे जो कोटे होते हैं ना, कोटों के जो वाल्स है ना, सारे वॉल नहीं, जो छत होता है जॉइंट है, एक छत से अलग छत कूद के चले जाएंगे। तो आपने अगर 56 में गई ना, तो वो 57 में चले जाएंगे, 57 में गए वो 58 में चले जाएंगे, 40 में जाए वो 42 में चले जाएंगे। तो इनका बहुत ज़्यादा। और ये लोग ना कोठे में ना, कुछ कोठे तो रूम्स है, एक तो चलिए। और जीबी रोड का क्या है, नीचे देखिए, एशिया का बिगेस्ट हार्डवेयर मार्केट है, सदानंद मार्ग
उसमें आपको हर तरह के हार्डवेयर चीज़ें मिलेगी, टॉयलेट फिटिंग्स, आप चाहे वो कमोड के लिए जाए या फिर वो क्या बोलते हैं बेसिन के लिए जाए, मिलेंगे। अब वो जो कोटा होता है ऊपर होता है और सीढ़ियाँ ऐसी, मतलब ऐसा होगा लंबा सीढ़ी, फिर सीढ़ी के राइट में एक कोठा होगा, लेफ्ट एक कोठा होगा। अब जैसे 40 हो गया, 40 का राइट होगा, लेफ्ट होगा, ऐसे करके कोठा, और सारे कोठा का आइडेंटिफिकेशन आपको बड़े बड़े नंबरों में दिखेंगे। जीबी रोड घुसेंगे ना आप, तो आपको, आप इधर उधर देखेंगे ना, आपको नंबर दिखेगा, तब आप समझ लेना नंबर मतलब अच्छा ये नंबर मतलब ये वाला कोठा। तो ऐसे ऐसे उसकी आइडेंटिफिकेशन है दिल्ली। तो उसमें स्पेसिफिक लड़कियों का भी होता है कि हाँ, तो जैसे 64 में सारी नेपाली लड़कियां मिलती है, सेमी न्यूड लड़कियां मिलती है, 56 में बंगाली और नेपाली और आंध्रा की लड़कियां मिलती हैं, फिर क्या बोलते हैं 55 या 58 में बेरिया कम्युनिटी है। बहुत बेरिया कम्युनिटी में, राजस्थान में कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। बेरिया कम्युनिटी में फैमिली की सबसे बड़ी लड़की प्रोस्टिट्यूशन पे जाएगी और उसके लिए उसके क्लाइंट्स उसके पापा और उसके भाई लाएंगे। ये है। अब बेरिया कम्युनिटी गूगल करके देखिए, ये कल्चर में है। हाँ, दिस इज अ कल्चरल ट्रेडिशन, इट्स लाइक अ कल्चरल थिंग फॉर बेरिया कम्युनिटी। आप राजस्थान का देखेंगे उनका कम्युनिटी में, और उनकी बहुएं घूंघट लगाती। तो ये एक कम्युनिटी है। जीबी रोड में कुछ कुछ ऐसे भी कोटे हैं, मुझे याद है, जहाँ पे ये है कि अगर कोई HIV आदमी जाए और किसी वर्जिन लड़की के साथ वो मतलब फिजिकल इंटीमेट हो तो उसका HIV क्योर हो जाएगा। ये भी कुछ कुछ अफवाहें हैं, लोग ऐसे भी जाते हैं लोग, और बहुत सारे ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार पे करने के लिए रेडी है। एक टाइम पे तो जीबी रोड में बहुत HIV होते थे, अब तो चलो लड़कियां को, अब बहरहाल जीबी रोड में रेड्स नहीं होती, बहुत कम, बहुत कम। मैं जब दिल्ली में जीबी रोड में मतलब बहुत रेड होते थे, 17-18 तक भी बहुत रेड हुए, अब रेड कम होता है क्योंकि अब लोग बहुत चालू हो गए। अब ना देखिए, जो क्रिमिनल्स है वो आपसे तो 10 कदम आगे सोचते हैं। और पहले बात आपको नहीं बताया, ये बात क्या होता है कि लड़कियों को जिस दिन लाते हैं, ला के जीबी रोड नहीं ले जाते, पहले रखेंगे कोटला बापू पार्क, लक्ष्मी नगर, नोएडा में कुछ कुछ जगहों में, सीलमपुर, इन सब में जगहों में लाके जैसे ही केस थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पहुंचाएंगे उसको जीबी रोड। मैम आपको सारी चीज़ें पता है कि पहले वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर भी रेस्क्यू होना इतना टफ हो जाता है? टफ इसलिए है क्योंकि देखिए, हमको डिपेंड करता है हमको इन्फॉर्मेशन कब मिलता है। अब हमको इन्फॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलता, तुरंत मिलने के बाद भी अब आप और मैं तो जा नहीं सकते, मुझे तो इन्फॉर्मर को भेजना पड़ेगा। अब इन्फॉर्मर भी जाएगा, अब क्या करते हैं, जब ये जीबी रोड में आ जाती है तो इनकी हाल लड़कियों को इतना मेकअप देके रखते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। मैंने मेरठ से एक लड़की रेस्क्यू की थी, आपको बताती हूँ। ये थी आपकी निज़ामुद्दीन की लड़की, 16 साल की लड़की होगी। मैं गई उसको ढूंढने के लिए, मेरठ के कबाड़ी बाज़ार जो है वहाँ पे नंबर से कोठा नहीं है, वहाँ पे नाम से है, इसका कोठा उसका कोठा। तो ऐसा सीधा नहीं सीढ़ी थी, ऐसा टेरा टेरा करके मैं चढ़ी थी, मुझे याद है। मैं लड़की को बुलाने लगी, लड़की कहीं नहीं मिली, फाइनली वो मिली। वो लड़की को देख के मैं डर गई क्योंकि लड़की इतनी बड़ी लग रही है, फोटो की लड़की लगी नहीं रही है, टैटू वैटू उसके, फिर क्या बोलते कान वान छिदवा लिया उसने। फिर वो मेरे से बात की, फिर बोलती दीदी मैं दिन में 2 रॉयल स्टैग गटक जाती हूँ, दिन में 2 बॉटल। मैंने बोला यार कैसे? फिर बोलती है मैं इतने लोगों के साथ मुझे सोना पड़ता है तो मुझे तो वो करना ही पड़ेगा। फिर उसको हमने रेस्क्यू किया, जो कोठे मालिकिन है उसको, वो आई थाने में, वुमेन थाना था, महिला थाना। मैंने उनको बोला आप ये क्यों करते हो? तो बुरा लगा वो, और मेरे को पता है, देखो मेरे को ना किसी से प्रॉब्लम नहीं, मेरे को इस क्राइम से प्रॉब्लम है, इंसान के साथ क्या आपसी रंजिश। तो मैंने उसको बोला कि आप क्यों करते हो? फिर उसने बोला मैं आपको अभी अपनी कहानी बताऊँ, अब मैं अपनी कहानी आपको बताऊँगी, आप रोगी। बोला नहीं मैं नहीं रोऊंगी। बोलते हाँ रो। बोलती वो नेपाली है जिसके कोठे में लड़की थी। जब वो नेपाली जो मालकिन थी, मालकिन जब 14 साल की थी तो मालकिन को प्यार हो गया था किसी में नेपाल में। अब उस बंदे ने उसको प्रेग्नेंट बना दिया, कश्मीरी गेट में आके 9 महीना प्रेग्नेंट उसको छोड़ दिया। 9 महीना प्रेग्नेंट कश्मीरी गेट में है, बच्चा होने वाला है उसको, ऐसी हालत खड़ी है उधर। एक बंदा आता है बोलता है कि आपका बच्चा, वो बोल रही है लोगों को कि मेरा बच्चा हो जाएगा, मुझे मदद करो। तो उस आदमी ने, एक आदमी आया आके बोलता हाँ बच्चा करवा देंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो मान गई, उसको बच्चा होने वाला था तो बच्चा हो गया उसको। फिर उस औरत को दिल्ली रेड लाइट में एरिया में लाके 6 साल काम कराया उससे, 14 साल से 20 साल। फिर वो पता नहीं पुणे बॉम्बे कहीं वहीं जाके वो भी मेरठ में। उसका बेटा वेलम्स में पढ़ता था, उसकी बेटी सोफिया में। वो मुझे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की, दीदी आप कुछ भी करो, मेरे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि मैं धंधा करती हूँ। तो मुद्दा ये है, देखिए आप सोचिए, वो भी पीड़िता है, शी इज ऑल्सो विक्टिम ना, वो भी एक विक्टिम है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो ये पूरा जो ये सिस्टम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब इसमें क्या होता है कि आप, और आजकल तो मेरे पास घरेलू हिंसा की औरतें आ रही है जो मानव तस्करी का शिकार हो रही है। घर में हिंसा हो रहा है, पैसे नहीं है, मारपीट खा रही है बस। ऊपर से उसके बाद और भी चीज़ आ जाती है जो समाज देखता है लड़कियों को। देखिए कुछ कुछ जगहों में ना लड़कियों को मतलब एक्सपोजर चाहिए, बाहर निकलना होता है। मैंने एक फैमिली को पूछी थी बंगाल में कि आपके यहाँ से इतनी लड़कियाँ गायब क्यों होती हैं? वो मुझे बोलने लगी अरे यहाँ पे तो बहुत अलग ही मामला है। मैंने बोला मतलब? बोल रहे यहाँ पे तो लड़कियों और लड़कों को बहुत ज़्यादा हम लोग वो करते हैं, मतलब मॉनिटर करते हैं, ट्यूशन में दे के आते हैं, ट्यूशन से लेके आके जाते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, ये पढ़ने नहीं देते, वो पढ़ने नहीं देते, वो करने नहीं देते। तो ये सब ना उनके लिए एक बाउंड्रीज बन जाती है। तो वो ना उनको कुछ अलग चाहिए,
तो इसीलिए वो इन सब में पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे होना भी एक प्रॉब्लम है। मतलब जो मुझे पता चला है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों का रेस्क्यू किया है जिनका, जो लोग बहुत सारे भाई बहन हैं, अब मम्मी पापा जाते हैं खेत में हल चलाने, बड़ी लड़की या बड़े लड़के को बना दिया केयर गिवर कि आप छोटे भाई बहनों को देखो। अब वो खुद एक बच्चा है यार, वो कैसे छोटी भाई बहनों को देखा। अब वो क्या करता है, उसको तो प्यार नहीं मिलता, वो इधर उधर प्यार ढूंढता है। अब इधर उधर प्यार ढूंढना मतलब ही गड़बड़ होना। अब उसके थ्रू वो फेसबुक में आ गया, फेसबुक में किसी से बात हो गई। फिर मुझे याद है, मुझे एक लड़की बोली, अभी रिसेंट केस है, फेसबुक से एक लड़के से परिचय हुई, लड़के ने बोला तुम इधर आओ, वो उधर आई एक जगह में, फिर लड़के के साथ, वो लड़का आया वो नहीं था, कोई और आया हुआ था। भाई तुम्हारे पास वो लड़का नहीं आया, कोई और आया, तो तुम्हें तो तभी समझ आना चाहिए तुम क्यों गई। उस लड़के के साथ गई, ट्रेन में उसे कोई और मिला, ट्रेन में उसे कोई और मिला, तुम ट्रेन में बैठी क्यों। फिर उसको कुछ खिला दिया, फिर जब उसने आंखें खोला तो उसको, वो तब बैंगलोर में थी। मुद्दा ये है कि देखो, जैसे ये जो होता है ना, ये बहुत अलग, पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो होता था ये सारा चीज़ रॉन्ग नंबर से। जैसे आपके पास 10 फ़ोन नंबर है, आपने क्या किया, हर नंबर पे कॉल लगाया, हर नंबर में आपको कोई ना रिस्पॉन्स नहीं, 8वें नंबर पे किसी ने उठाया, बोला रॉन्ग नंबर, पर आपको उसके आवाज़ से पता लग गया कि ये कुछ हो सकता है। आपने उसको 3-4 दिन फ़ोन लगाया, मैं आपसे प्यार करता हूँ ये, और वो लड़कियाँ होती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता उनका, वो इतना स्मार्ट नहीं होती, बात करने लगती है, मेला में मिलते हैं, क्रेजी भाई। हाँ मेला में मिलते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं तुमको कान का झुमका खरीद दूंगा, एक झुमका खरीद दिया, बस प्यार हो गया। फिर बोला चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं शादी करने के लिए, और वहाँ पे तो लोगों को लगता है दिल्ली लंदन अमेरिका है, उनको ये समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है भाषा। जितनी भी लड़कियों को मैंने रेस्क्यू किया जीबी रोड से, सब मुझे बोलते हैं मैं जीटी रोड में थी, क्योंकि देखो बंगाली है, दिल्ली वाली हिंदी उनको समझ में नहीं आती, वो जनरली जीबी रोड को ना जीटी रोड बोलती है, पहली बात है। और जैसे हम लोग को क्या लगता है, अगर हमें कोई बोले कि, स्पेशली नॉर्थ के लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, अगर किसी को बोलना है, कोई बोलता है कि तुमको धंधा करना है, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, मार डालो, मतलब उनका जिगड़ा उतना होता है। बंगाल की लड़कियों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है, समझ नहीं आता, अगर उनको बोलते तुमको मार डालेंगे, डर जाती है, तुमको ये करना पड़ेगा, तो कर लेती है। मतलब उनके जो वल्नरेबल है ना, एक तो ना एक्सपोजर कुछ नहीं होता है। देखो गांव में रहती है, भयंकर सुपरस्टिशन है, अभी भी गांव में जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे किसी ने सांप काटा था किसी को, मुझे बोलते दीदी हमने ना ओझा बुलाया, क्या करेगा, ओझा फूकेगा सही हो जाएगा। 2023 की बात है, वो अभी भी दवाई ववाई में नहीं मानती। आजकल लोग फेसबुक से तस्करी हो रही है। पिछले वीक में मुझे 5 ऐसे केसेस मिले, 5 फेसबुक। कैसे मिली, फेसबुक में मिली, फिर मिलने गई, फिर फ्लाइट में आ गई। फेसबुक में तुम कैसे मिली, आजकल लोग इंस्टाग्राम, टिकटॉक जब था तो बहुत बहुत बुरा हाल था। टिकटॉक जब था इतना बुरा हाल था, क्योंकि टिकटॉक में सब कुछ वायरल हो जाता है, तो टिकटॉक में तो इतना, टिकटॉक चलो बैन हो गया अलग बात है, अब तो नए नए जगह में लोग, अभी इंस्टाग्राम से भी बहुत ज़्यादा लोगों की तस्करी हो रही है। इंस्टाग्राम में लोगों की चैटिंग होती है, और इंस्टाग्राम में रील्स आ गए अब नया, तो रील्स के थ्रू भी लोगों को, आपको अटेंशन होना होता है, तो बहुत मतलब अलग अलग, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो वो देख के मैसेज कर देते हैं। और लड़कियां भी बहुत है। एक लड़की को मेरी बात हुई थी, वो तो ट्रैफिक होते से बच गई, 8 साल की लड़की थी, उसके फ़ोन में एक मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज, छोटा फ़ोन था, कि अगर आप बोर्ड हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। उसके मम्मी पापा काफ़ी बिजी होते थे, उसने बात करना शुरू किया। अब एक बंदा उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलता है, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगता है, वो बात करने लगी। फिर बाद में वो स्कूल के सामने जाती है, फिर हम लोग को पता लग गया था जो आदमी उससे बात कर रहा था 55 साल का था, और उसने अपने आप को 18 साल का बोला। तो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी बात है, एक तो देखो पेरेंट्स आजकल, बच्चे सुनने में बुरा लगता है, बच्चे पैदा कर देते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। उनको लगता है उसको एक एप्पल का आईपैड दे दूंगा, उसको एक बड़ी वाली एक्सपेंसिव गाड़ी दे दूंगा, हो जाएगा, उससे नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एलीट फैमिलीज में लड़कियों का भागने का, पेरेंट्स टाइम ही नहीं देते बच्चे को। अब मैम यहाँ पे 2 चीज़ें ना, कि ये तो अमीर घरों में भी हो रहा है, आईपैड दे रहे हैं, ये हो रहा है, साथ ही साथ जो आप वो बता रहे हो गरीब में भी हो रहा है, तो ये तो सिमिलर है। देखो गरीब में सिर्फ यही सिचुएशन है, गरीब में लोग मजबूर हैं, गरीब में लोगों के पास बहुत बच्चे हैं। जैसे एक आदमी, मुझे याद है, मैंने, उसको भी बच्चे हो रहे थे, उसकी बेटी को भी बच्चे हो रहे थे, मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, और मेरा ना मुंह बहुत खराब है, मैं जब ग्राउंड में जाती हूँ ना, लोग बोलते हैं आप ऐसे बातें करते हो, देखो सीधी बात है, ऐसी बात नहीं करोगे काम नहीं कर सकते। मैं बोलती हूँ क्या है आपका, ये बिहार की बात, आपको भी बच्चा हो रहा है, आपकी बीवी को भी बच्चा हो रहा है, वो पता है ऐसा है मैडम, वो मुझे बोल रहा है ऐसा है मैडम, वो ऐसे बोला, मुझे एक रिसर्च में गई थी, आपके पास है मूवी नहीं बोला उसने, आपके पास है चित्रहार टाइप ऑफ, आपके पास है चित्रहार, आपके पास है बड़ा बड़ा मॉल, हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसके लिए ये बच्चा पैदा करना एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है, समझ रहे हो, तो इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक मानसिकता है वहाँ पे लोगों को। अब वो बिगाड़ भी तो है। अभी देखो कुछ जगहों में, जैसे झारखंड वारखंड में बच्चे क्या करते हैं, हरिया बेचते हैं, एक टाइप ऑफ दारू बेचते हैं। अब एक बात बताओ, बच्चे सुबह रात को हरिया बेचते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, आप सोचिए ना, इन सब जगहों में बच्चे ड्रग्स बेचते हैं, हरिया बेचते हैं। मैं तो अभी कनॉट प्लेस में जाओ, अभी तो मिलता कम है, अभी एक कोरोना के पहले भी मैंने देखा डेंड्राइट लेके बच्चे सूंघ रहे हैं, डेंड्राइट लेके सूंघते हैं, क्योंकि इनको नशे की इतनी लत लग जाती है। डेंड्राइट को वो क्या बोलते हैं, वो ग्लॉसी पेपर होगा उसमें लेके, मैंने खुद देखा है बच्चों को सीपी में गेट नंबर 7-8 के सामने सूंघते हुए। तो मुद्दा ये है कि देखो जैसे हम लोग बिजी हैं,
हम लोग बिजी, हमारे पास कुछ काम है, इनके पास कुछ काम नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, क्या करेंगे लोग, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अभी वो कौन बोल रहा था कि कुछ डार्क वेब में भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहाँ पे तो डार्क वेब तो एक अलग दुनिया है। डार्क वेब तो फेमस ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उससे हुआ था कि यहाँ पे बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना वहाँ पे ना फेसलेस है। यहाँ पे जैसे अभी आपको बताओ 2013 में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि द मिस्टीरियस राजू इन दिल्ली रेड लाइट एरिया, क्योंकि हमने बहुत लड़कियां रेस्क्यू की थी जो सिर्फ बोलती थी कि आपको किसने आपको कौन लाया राजू, आपको कौन लाया राजू, मतलब हर बंदा अपने आप को राजू बोलता था। और स्टोरी भी गजब है। एक लड़की मुझे बोली दीदी मेरा एग्ज़ाम था 10वीं का, मैं घर से निकली क्या बोलते हैं थोड़ा हवा लेने के लिए, कलकत्ता में बहुत गर्मी होती है, किसी ने चुन्नी फेंका, वो बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोला वो जीबी रोड में उसको वो मिली एक लड़की। दूसरी लड़की बोलती है दीदी पश्चिम बंगाल में एक स्कीम होता है जिसका नाम होता है कन्याश्री, 500 रुपये करके देता है। वो स्कीम लेने गई, कोई बंदा मिला, उसने उसकी तस्करी कर दी। एक और लड़की बोली वो घर से जा रही थी, किसी ने अचानक से उसको पकड़ के ओमनी वाले वाइट ओमनी में भर के लाए, उसको भेज दिया। अभी रिसेंटली एक रेस्क्यू किया हमने, वो लड़की उसके फादर ड्रग एडिक्ट है, ड्रग्स, और वो खुद उसको उसके आसपास के गांव के किसी ने उसको उठा लिया था और उसको 1 महीने तक पश्चिम बंगाल में कहीं रखा। फिर जैसे जैसे उसकी रेस्क्यू हुई, वो बोलती है जो तस्करी उसकी की है उस बंदे ने 5 और लड़कियों की तस्करी की है, लेकिन उसकी कुछ नहीं हो सकती, कितना वेल कनेक्टेड है वो, सारे अथॉरिटीज़ के साथ वेल कनेक्टेड है। वो बोल रहे आते जाते वो लड़का उसको धमकाता है, आते जाते कभी बोलते एसिड मार दूंगा, कभी बोलते चाकू मार दूंगा, और हमारे पास एविडेंस होके भी हम कुछ नहीं कर सकते यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड भी है, साथ ही साथ मैम ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे आप बता रहे हो, ओमनी वैन में किडनैप करके ले गए, तो जो लोकल पुलिस होती है उस एरिया की वो कितनी इन्वॉल्व रहती है इस चीज़ में, उनका क्या कनेक्शंस होते हैं, वो नहीं सुनते हैं, मतलब एफआईआर नहीं लिखवाते? सबसे बड़ी बात है एक टाइम पे बंगाल में ऐसा होता था, अभी तो फिलहाल नहीं है, एक टाइम पे होता था एफआईआर नहीं लिखा जाता था एक ह्यूमन किडनैपिंग का। हाँ, उसमें वो लोग क्या करते थे, जीडी एंट्री करते थे, जिसको बोलते हैं जनरल डायरी एंट्री। जीडी एंट्री में लिखेंगे कि आपकी लड़की गायब है, बस। अब उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था कि एक कॉन्सेप्ट होता है 0 एफआईआर का। आप सोचिए नोएडा में एक क्राइम हुआ और लड़की है कलकत्ता की, आप इधर में एक 0 एफआईआर लिख सकते हो, 0 एफआईआर बोल के केस दर्ज करवा सकते हो, फिर ट्रांसफर कर दो। पर नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, लोगों को कानून नहीं पता, पढ़े लिखे लोगों को भी कानून नहीं पता, आप अनपढ़ लोगों की सोच दीजिए। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक तो पुलिस को नहीं पता होता, दूसरी बात है जो पूरी पुलिस है ना वो बिजी होती है सिर्फ वीआईपी ड्यूटी करने में। कितनी बार मैं थाने में गई हूँ, अलग अलग थानों में, पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। थाने में गई हूँ, पुलिस बोलता है आज इनका आज ये अधिकारी इस रास्ते से जाएगा, हमको जाना है मैडम, इस रास्ते से और इस रास्ते से, जो तो जुरिडिक्शन है दोनों पुलिस को होना पड़ेगा। कल उन लोगों ने धरना दिया मैडम हमको जाना है, कल ये वीआईपी का ड्यूटी है। हमारी पुलिस जनता के लिए है ही नहीं। अभी मैं व्हाइटफील्ड की बात बताऊँ, मैंने उसके लिए लिंक्डइन में पोस्ट भी किया था। मैं जनरली, मेरे पास डीसीपी एसीपी सब लोग जानते हैं, तो मैं जब भी किसी थाने में जाती हूँ जनरली लोग मेरे से बात करते हैं। मैं अपने 2 इंटर्न्स को लेके बैंगलोर में एक थाने में गई, मैंने पुलिस को नहीं बताया मैं जा रही हूँ, मैं जस्ट गई, मुझे बोलने लगे कि कोई अवेलेबल नहीं है, क्यों, कोई अधिकारी आए हुए। मैंने बोला इधर में तो इतना बड़ा करके वीमेन हेल्प डेस्क लिखा है, 2 मिनट बात नहीं कर सकते? नहीं मैडम बात नहीं कर सकते। आप सोचो अगर इस टाइम पे कोई तस्करी वाली केस आ गई, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि मुद्दा ये है, पहली बात तो ये है कि जो ट्रेनिंग वर्कशॉप जो भी कराते हैं ना बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ कराते हैं। देखो आपको बताओ, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग करके कुछ फायदा नहीं है। ग्राउंड में कौन रहते हैं? अब आपको रास्ते में तो ट्रैफिक में कांस्टेबल ही मिलेगा ना, ट्रैफिक सिग्नल में। अब अगर कांस्टेबल को नहीं पता तो कैसे होगा? ऊपर से पुलिस अंडरपेड है, अंडर स्टाफ्ड है। अगर हज़ारों का काम होगा तो 300-400 पुलिस होगी, उनकी तनख्वाह कम है, उनको काम बहुत कराते हैं, लेडी ऑफिसर्स कम रहती हैं, छुट्टी पे मोस्टली रहती है। तो मुझे लगता है ये मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इशू है ना। एक चीज कनेक्ट है, वो पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। ऑर्गेनाइज्ड है। इसी रेस्क्यू में ना मैं आपको बताऊं, हजारों रेस्क्यू मैंने किए हैं। जब पहले संस्था में थी तो कुछ रेस्क्यू किए थे, उसके बाद मैं अलग अलग जगहों में, मैं बताती नहीं हूँ मैंने कितने रेस्क्यू किए हैं। उस दिन पुलिस ने बताया कि आप इतने 1000 रेस्क्यू कर चुके हैं, मैंने तो काउंट भी नहीं किया, क्योंकि मैंने जब पहला संस्था छोड़ा था उसके बाद मैंने जितने भी रेस्क्यू किए वो मोस्टली मैंने फैक्ट्रीज स्पाज इनमें किया। और पता है देखिए फैक्ट्री स्पाज में आपको बड़े नंबर में लोग मिलेंगे, 50, 60, 100 में। अलग अलग फैक्ट्रीज में काम किया है। फिर मैंने फूड इंडस्ट्री में काम किया है, फास्ट फैशन में काम किया है बहुत ज़्यादा। जो हम ये जो ज़ारा है, H&M है, जो ब्रांड्स है, ये तो कुछ एग्जांपल्स है। बहुत सारे ब्रांड तस्करी करते हैं ये लोग, नहीं करते हैं तस्करी, ये हायर करते हैं लोग। नहीं मतलब मुद्दा क्या है, जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री है, मैं किसी एक ब्रांड को नहीं बोलूंगी, फास्ट फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं ना, थोड़े दिन बाद ही ना कपड़ा देखना वो क्या बोलते हैं, खराब होने लग जाता है। हाँ। तो ये कपड़ा बनता कैसे? केमिकल से। अब इन सब इंडस्ट्री में बच्चों को रखा जाता है। अब बच्चों के, मैं पता है आपको, मैं ऐसे भी डायमंड इंडस्ट्रीज में गई हूं, मैंने डायमंड पहनना बंद कर दिया, मैं डायमंड पहनती भी नहीं थी। बच्चे डायमंड को पॉलिश करने के लिए घिसते हैं, बच्चों के नाखून नहीं होते डायमंड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी की बात अगर आप बोले, फूड टेक्नोलॉजी में इतना जो प्रोसेस्ड फूड होता है सारे बच्चे करते हैं। आप फूड इंडस्ट्री चले जाओ, क्रैकर फैक्ट्री, जो हम जो इतना दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं,
आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे जगह है जहाँ पे क्रैकर फैक्ट्री, शिवकाशी में एक है तमिलनाडु में। इन सब क्रैकर फैक्ट्रीज में क्रैकर कौन बनाते हैं? बच्चे बनाते हैं। तो आप चाहे आप वो क्या बोलते हैं, फूड इंडस्ट्री बोलिए, फास्ट फैशन बोलिए, क्रैकर फैक्ट्री बोलिए, या फिर वो जो ईट भट्टी होती है। अब मैं ईट भट्टी से आई इस बार, 2 लोग थे, पति पत्नी, अंकल आंटी, 8,000 ईटा बनाते हैं दिन में, तनख्वाह 330 रुपये इंक्लूडिंग फूड। 8,000 ईट, मेरे पास वीडियो है उनका। और सबसे बड़ी बात है, उनको हर तरह की मतलब स्किन इन्फेक्शन है, स्कैबीज, स्किन इन्फेक्शन, एक्जिमा सब है, क्योंकि एक एक रूम में 15-15 लोग रहते हैं यार। तो इतनी बुरी हालत है। मतलब ये अब ना, इसको मैं मानव तस्करी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ मॉडर्न स्लेवरी, मतलब आधुनिक युग का गुलामी। और क्या बताइए, खत्म तो हुई नहीं है एक तरीके कुछ नहीं खत्म हुआ है अभी भी। आप जाइए ना, आप देखेंगे ये जो बिंदी फैक्ट्रीज है, जो बिंदी बनाना होता है, कितने बच्चे बिंदी फैक्ट्री, कांच चूड़ी वाली फैक्ट्री, सब में बच्चे हैं। एक वो आप बता रहे थे ना रिंकल्स के लिए भी लोग वो। हाँ, तो अभी नया ट्रेंड आया है, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो बहुत बड़े पैसे वाले लोग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनको रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती है, उनकी स्किन लिफ्टिंग करानी पड़ती है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं। अब वो स्किन ग्राफ्टिंग कराते हैं, उनको तो डायरेक्टली पता नहीं लगता स्किन कहाँ से आ रहा है, बट जनरली वो बच्चे जिनकी तस्करी होती है उनसे स्किन लिया जाता है। अब जो स्किन खरीदते हैं, देखिए उसको नहीं पता होता बहुत टाइम पे। ऑर्गन हार्वेस्टिंग की भी बात बता लीजिए, जैसे जिसको हम बोलते हैं अंगों को निकालना। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे अंगों को लीगली बोला जाता है, लेकिन आप अगर ऑर्गन ले रहे हो तो आपको क्या पता वो सच में लीगली हो रहा है। हॉस्पिटल, और सोचिए किसी को किडनी चाहिए, उस बंदे को पता है वो लीगली ले रहा है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल भी लीगली दे रहा है, लेकिन जहाँ से हॉस्पिटल को मिल रहा है उसको क्या पता, क्योंकि किडनी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जिसकी तस्करी होती है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, किडनी बहुत हाई लेवल में होती है। आप एक केस बता रहे थे कोविड में होता छोटे बच्चे, तो कोविड में क्या हुआ, अभी देखिए मेरे को तो संस्था खोलना का मन नहीं था, बिकॉज मैं सोच रही थी मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं क्या खोलूँगी। कोविड में मेरे को बहुत खबर मिल रहे थे कि बहुत बच्चों को कोरोना पॉजिटिव बोल के उनके अंगों को, मतलब उनको कोरोना पॉजिटिव बोल के फिर उनको बोला जाता था कि उनका देहांत हो गया, ये बोल के उनके अंगों को बेचा जाता है। अब मेरे पास 30-40 लोग थे, लेकिन वो डर गए, वो सामने नहीं आए। तब मुझे लगा यार मुझे एक संस्था खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले आप कितना भी काम करो ना, नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो रैकेट है ना, देखिए एक टाइम पे ना मैं ऐसी थी ना, कुछ करना है, इसको रोकना है, फिर मैं ज़मीन में आ गई कि रोक नहीं सकते। ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, सीधी बात है, इसको आप रोक नहीं सकते। ड्रग्स एक बार बिकता है, आर्म्स एक बार बिकता है, इंसान 1000 बार बिकते हैं। मैंने ऐसे भी लड़कियों को निकाले 15-15 बार भी किए, 15-15 मैम आपने सारी इंडस्ट्री तो बता दी, करप्ट है, फूड, क्लोथिंग, सब में क्रैकर्स में, ईट की भट्टी में, मतलब लैग पूरी कंट्री में एक्सप्लॉइटेशन हर हर जगह चीज। में। आप तो ना, हम जो जिस तरह की नौकरी करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री, कुछ भी इंडस्ट्री ले लीजिए, आप ट्रैफिकिंग को मत जोड़िए। किस लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्क होता है हमारा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, बट जनरली क्या होता है, अनपेड लेबर जिसको हम बोलते हैं। आप काम करते जाओ, आपको उस तरह का सैलरी तो तोड़ की बात है, इंसानियत भी नहीं मिलती। एक आप केस बता रहे थे कि टनल से आपने लड़कियां रेस्क्यू की थी, उसकी क्या स्टोरी है? तो क्या हुआ था, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक बंगाल की एक लड़की गायब है। हमने क्या किया, हमने इन्फॉर्मर भेजा, हमको पता लगा लड़की गायब है, फिर हम गए, फिर हमने उस लड़की को जीबी रोड में गए, 3rd फ्लोर में गए एक कोठा के, और फिर उसको क्या बोलते हैं, वो ढूंढे, नहीं मिली। फिर अंदर से आवाज़ें आ रही थी। हमने क्या किया, मैंने नहीं, पुलिस सर ने हैमर से तोड़ना शुरू किया। तोड़ते अंदर से लैच निकला, 8 लड़कियाँ निकली। मतलब आप सोचिए, और एक के ऊपर लड़कियाँ लदी पड़ी थी। लड़कियों कैसे टनल में रखते हैं, आपको लगेगा ना, आपको लगेगा ये क्या है, ये है वॉल हैंगिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे इसके पीछे लड़कियाँ होगी। इतने अच्छे से ये लोग क्राइम पेट्रोल में दिखाते, इतने अच्छे से ये लोग वालों को ऐसे पेंट से मार देते ना, कुछ समझ नहीं आएगा। मगर आपका दिमाग, मतलब आप दिमाग नहीं चलाएंगे ना, तो आपको लड़कियाँ कभी नहीं मिलेगी। बाहर लड़कियों को क्यों रखेंगे, जबरन में रख रहे हैं। मैम जो ये कोठे की मालकिन होती है, क्या ये अरेस्ट होती है जब आप रेस्क्यू करते हो? हाँ, क्या वहाँ से लोग अरेस्ट होते हैं? वहाँ से लोग अरेस्ट होते हैं। कोटा मालकिन तो डेफिनेटली अरेस्ट होती है, जब लड़की अगर उसके पास मिल गई तो। लोग कस्टमर्स को जनरली, क्योंकि पुलिस जब भी जाती है, कस्टमर्स अफरा तफरी में भागते हैं, तो आप कस्टमर्स को तो अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब या करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, लेकिन कोठा मालकिन डेफिनेटली अरेस्ट होती है। और क्या जो कोठे के ओनर्स होते हैं, जो आई एम श्योर हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, क्योंकि भाई इतना तुम्हें पावर चाहिए, और तो क्या वो उन्हें छुड़ाते नहीं, या क्या आपको धमकी या पुलिस को वो नहीं आता है कि भाई छोड़ो, या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि अरेस्ट होके कोई छूट गया हो दोबारा? बहुत ज़्यादा, बहुत छूट है। दबाव की वजह से नहीं, केस ढीला पड़ने की वजह से। वो लोग सिचुएशन ही ऐसा बना देते हैं कि केस ढीला पड़ जाता है। अब बार बार कोर्ट में बुलाना। आप सोचिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं 2013 में मैंने 4 महीने की बच्ची को रेस्क्यू किया था। ये बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा केस था ये एक साउथ दिल्ली में एक थाना है, उनके साथ कोलैबोरेशन में मैं बहुत दिन से ट्रेल लगा रही थी। ये लड़की नोएडा में ही किसी हॉस्पिटल है, वो न्यूज़ में भी बहुत आया था, जीवन ज्योति नर्सिंग होम करके एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे ये लोग बच्चों को मिडिल ईस्ट भेजते थे, छोटे बच्चों को। तो मैं बनी थी नौकरानी, शेख की नौकरानी बन के। हमने एक ब्रीफ केस में इतने लाख रुपए के नीचे चिप लगा के
लड़की को निकाली थी, वो बच्ची को। मैम एक बार डिटेल में बताओ इसके बारे में। तो बेसिकली मेरे पास बहुत दिन से इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि ऐसे कुछ इलीगल बच्चों को विदेश में बेचा जा रहा है। तो मैं बहुत दिन से परस्यू कर रही थी, पुलिस वालों से भी बात हुई, फाइनली हमने चलो रेड मारते हैं। फिर पता चला, फिर अब तो देखो मैं शेख की बीवी या शेख तो बन नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला क्या कर सकते हैं, ठीक है मैं उनके नौकरानी जैसे बन के ड्रेसअप होके गई वहाँ पे। एक हमने कैसे पकड़ेंगे, एक बंडल ऑफ नोट, मतलब एक ब्रीफकेस में बहुत लाख रुपए का पैसा, उसके नीचे चिप लगा के जैसे तैसे करके वो डॉक्टर नहीं था, वो कंपाउंडर था, और नर्स को पकड़ा। बहुत बच्चे बेचे इन्होंने, तो न्यूज़पेपर में, ऑल ओवर न्यूज़पेपर आया था। न्यू बॉर्न्स बेचते थे। हाँ, वो छोटे न्यू बॉर्न्स, मतलब 4-5 महीने के, पता नहीं किस लिए बेचते थे। फिर मैंने क्या किया, उनसे बहुत बातें की। वो बच्ची मेरे पास 2 दिन थी, बच्ची को देने के टाइम पे मैं बहुत रोई, मतलब जनरली मेरा इतना अटैचमेंट नहीं होता इतना रेस्क्यू करने के बाद। आज 2013 है, 10 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसकी। एक केस ऐसा था, ये जो नोएडा में मैंने जितने भी रेस्क्यू किए थे, जो प्लेसमेंट एजेंसी थे, जो प्लेसमेंट एजेंट है उसके 5 बीवियाँ, एक नेपाल, एक बंगाल, एक झारखंड, एक असम। वो जिस गाँव से लड़की है उसी गाँव से लड़की आ रही है काम के लिए, समझ रहे हो आप? वहाँ सेट कर लिया हाँ, उसने मतलब उनको। और पता है लोग क्या करते हैं, जैसे मैं सोचूं मैं एक गांव की हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैं नहीं डीलिंग करूँगी, क्योंकि मेरे बारे में पता लग गया तो डीलिंग कैसे होगा। पर ऐसे ही तो आती है, वरना दिल्ली में बैठा हुआ इंसान, उसको अब कैसे पता कि असम में या बंगाल में किसी के घर में चावल नहीं है? वो लोग तो गाँव के ही हैं, सीधी बात है। तो ये मुद्दा ये है कि लोग बहुत मॉनिटर करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, स्पेशली गरीब जगह में। और सबसे बड़ी बात है, ट्रैफिकिंग उनकी होती है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके पास कोई नहीं है, जिनके पास फाइट करने के लिए कोई नहीं है। तो ये बहुत मैम ये वाइस वर्सा भी होता है, जितना अभी तक हमने बात करी है बंगाल से यहाँ या गांव से यहाँ, वाइस वर्सा भी होता है, शहरों से इंटरनेशनल का भी पता चला आपको? हाँ, बाहर बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने रिसेंटली एक लड़की को मैंने रेस्क्यू किया था, बांग्लादेश की थी, बहुत बांग्लादेश की लड़कियों को मैंने रेस्क्यू किया। उसका भी यही है, फेसबुक से प्यार हुआ, बॉर्डर से आ गई इलीगली, बॉर्डर क्रॉस की, फिर 2 दिन लगा के साउथ में एक जगह में आई, जिसके साथ आई उसने साउथ में एक रेड लाइट एरिया में इसको बेच दिया। और अभी मैं उसको घर भेज, पता है क्यों नहीं पा रही हूँ, पासपोर्ट नहीं है, इलीगली आई है ना। वो भी तो बहुत हो रहा था, पहले सुनने में आ रहा था कि इंडिया से लड़कियां दुबई भेजी जा रही हाँ, हैं, अभी भी जा रही है। मूवीज भी बनी है इस पे। देखो एक जगह मुझे अभी भी याद है, नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हरियाणा के आसपास, हरियाणा के आसपास कहीं पे होता है, कौन सा स्टेट का मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगी। वहाँ पे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की लड़कियों को लाया जाता था, ग्रूमिंग किया जाता था, स्किन लिफ्ट किया जाता था, स्किन टाइटनिंग किया जाता, और उनको इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है एज मलेशियन कोरियंस। अगर एक लड़की मणिपुर की 50,000 मिलेगा, मलेशियन कोरियन होगी तो 50 लाख, मतलब 5 लाख मिलेगा। ये प्रॉपर होता था, अभी भी होता है। आप कितने भी स्पास में चले जाओ ना, आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां दिखेगी। तो क्या ये ट्रैफिक की विक्टिम है, या ये क्योंकि ये लोग तो एज में बड़े होते हैं ना? ये लोग खुद से भी बहुत आते हैं, लेकिन देखो ये लोग जब आते हैं तब इनको पता नहीं होता इनके साथ क्या होने वाला है। ये लोग आते हैं कमाने के लिए। मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता था, उसके पास एक उसकी दोस्त थी, आती थी। एक दिन मैं उसके घर में गई सब्जी देने, दिल्ली की बात है। उस लड़की का पर्स पड़ा हुआ था और मैं देख रही थी वो लड़का उसके पर्स से पैसे निकाल रहा है। इतने बंडल 2000 नोट, तब नया 2000 नोट आया हुआ था, एक बंडल ऑफ 2000 नोट। कोई स्पा में काम करते हैं यार, इतना पैसा कैसे आएगा उसके पास? मैं तो ऐसे पार्टीज़ में भी गई हूँ जहाँ पे भूटानीज, नेपालीज लोग आते हैं, स्कॉल गर्ल्स, और सारे बड़े बड़े एलीट लोग आते हैं उस पार्टी में। और वो लड़कियाँ बोलती है लाइफ ऑफ ए कॉल गर्ल तो ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो लड़कियाँ बोली, मेरे को नहीं पता, क्योंकि कॉल गर्ल को लेकर कहीं भी जा सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। अभी जैसे मुझे याद है, मैं नॉर्थ कैंपस में वहाँ पे कटोरिया सराय, नेव सराय या उस तरह की जगहों में मुझे देखती थी, घर इतना छोटा है लोगों का, एक टाइम पे इतना छोटा है घर का, लेकिन जो मोस्टली लड़कियां हैं वो लोग इतना एक्सपेंसिव बैग्स, एक्सपेंसिव जूते, घर के बाहर पॉर्श खड़ी है। अब मुझे लगता है यार लोग इतने छोटे छोटे घर में रहते हैं, इतने एक्सपेंसिव बैग्स पे लेते हैं, इतने महंगे एप्पल के फ़ोन और ये सब, और फिर गाड़ियाँ हैं। फिर मुझे लगता था कि ये लोग खुद से करती है, मतलब बहुत लोग फॉर पॉकेट मनी। तब पता चलता था घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक तरफ ये लड़कियाँ थी, एक तरफ वो लड़कियाँ थी। जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग को लगता होगा, अब बहुत लोग बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करना चाहिए। हाँ, लीगल करना चाहिए, क्योंकि राइट टू वर्क तो डेफिनेटली। बट क्या होता है, मैं कुछ बच्चों से मिली जिनकी मैंने रेस्क्यू की थी, वो मुझे बोलती है कि वैसे ही जैसे ही हम कोटे में जाते हैं हमारा आधार कार्ड बन जाता है 18 साल का, तो हमको तो आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। अब सोचिए, एग्जांपल दूं, अभी बिना वारंट के मैं आपके घर में रेड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर आपने अपने घर में बच्चों को रखा और वो बच्चों का आधार कार्ड दिखाया 18 साल के है, तो मैं कैसे रेस्क्यू करूँगी? पहली बात। दूसरी बात, इन जो लड़कियों को कोठों में बेचते हैं, ये लोग पता है क्या करते हैं, बेचने के बाद पहली चीज़ करते हैं, उन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं ताकि वो बड़ी दिखने लगे। और जैसे ही बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती है और बच्चा होता है, बच्चे को और माँ को अलग कर देते हैं और फिर डराने लगते हैं कि अगर तू भागी तो तेरे बच्चे को मार देंगे। तो इसीलिए कुछ लड़कियां रह जाती हैं उधर। मतलब हर तरह से उनको एक तरह से ट्रैप करते हैं। और एक चीज़, प्रोस्टिट्यूशन में, स्पेशली सेक्स वर्क में, सेक्स वर्कर्स को लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा, मतलब एक बोलते हैं ब्लेसिंग है माँ बनना। तो आपको दिखेगा, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरली कौन, ये कुछ सेक्स वर्कर्स नहीं मुझे बताया, ये मेरा कुछ थॉट्स नहीं है, कि सबके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका लगता है उनका कोई अपना नहीं है, एटलीस्ट ये बच्चा तो अपना है।
तो ये तो बहुत वो है। और जहाँ तक केसेस की बात बताओ, हाँ ये बहुत केसेस हुए हैं। एक बार ऐसा भी हुआ था, हरियाणा में एक रेड था, काफ़ी मतलब 3-4 साल पुरानी बात है। पीछे गाड़ी में आग लगा दी थी। हम लोग क्या करते हैं, रेड में जाके पहले ही गाड़ी पीछे करके रखते हैं, क्योंकि हमको लगता है रेड ना है, अब तो भागना है। अब उसमें पीछे हम भाग रहे हैं, लोग भी भाग रहे हैं आग लगाने के लिए। और ये चीज़ के बारे में मैंने कहीं पर डिस्कस नहीं किया, आपके यहीं पे बोल रही हूँ। मैंने बोला जो हमारे साथ था, मैंने बोला भाई कैमरा जल जाए बट रील जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन था ऑन रिकॉर्ड। आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बूढ़े बच्चे, उनको बस लड़की चाहिए, मैटर नहीं करता कि क्या है। क्योंकि मैंने जो सबसे एजेड रेस्क्यू किया है वो 62 ईयर ओल्ड लेडी का। दिखने में नहीं लगती 62, लगती है 42 साल, 42-45 साल की। अब मुद्दा है, देखो नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग हैं जो लंबे चौड़े होते हैं, पर ईस्ट इंडिया जहाँ से हम आते हैं, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, उस तरफ के लोग छोटे होते हैं। तो यहाँ पे लोगों को लगता है छोटे हैं तो मतलब उम्र कम है, ये नहीं तो। और वहाँ पे उस चीज़ को भी बहुत लोग बोल रहे थे मुझे, मैंने देखा था, मेरा एक वीडियो आया हुआ था, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं होता, आपको लगता है ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके पास जब इतने लेवल में डिटेल होता है तो कुछ तो होता है। अब मैं इतने डिटेल में बोल रही हूँ, बहुत लोगों ने पूछा कि ये राज्य को बदले गए, राज्य हर राज्य में कुछ ना कुछ। अभी जैसे नया ट्रेंड आ रहा है, अब क्या हो रहा है, बंगाल से लड़कियों को लेके कश्मीर में बेचा जा रहा है, ब्राइड ट्रैफिकिंग हो रहा है। क्योंकि पहले कश्मीर में क्या होता था, कश्मीरी लोग मतलब कश्मीरी जो पॉपुलेशन होता है वो कश्मीरी लड़कियों को शादी करते थे और मेहर देते थे, मेहर इज अ डाउरी उसको बोलते हैं, दहेज। अब वो बंगाल से लड़कियों को लाने लगे और वहीं पे शादी होती है और मेहर नहीं देते। ऐसे हर जगह में, जैसे केरला में एक नया ट्रेंड है, नया नहीं बहुत पुराने से चल रहा है, शेख के साथ शादी। बहुत सारी केरला की लड़कियां चली जाती है शेख के साथ शादी करने में। केरला में और एक चीज़ है, वो लोग वो विलिंगली जाती हैं, नहीं फैमिलीज भेजती है कि ज़िंदगी सुधर जाएगी, और वो शेख हारेम है, आपको पता है बहुत सारी बीवियाँ रख सकते हैं बस। और एक नया चीज़ जो केरला में मैंने देखा, केरला के पूरा पॉपुलेशन में मिडिल ईस्ट जा रहा है नौकरी के लिए। केरला के पास लेबर के काम के लिए कोई नहीं है। बंगाल असम से लोग जाते हैं केरला में, अगर केरला लेबर काम करते हैं तो उसको 1200 रुपये मिलते हैं। बंगाल असम से जाता है तो 800 रुपये मिलते हैं। कम पैसा मिलता है ना, बट वहाँ के लिए तो ज़्यादा है। आप केरला में कभी भी चले जाओ, आपको एक चीज़ बार बार सुनने को मिलेगा जिसका नाम है बंगाली लेबर। अरे बंगाली लेबर मिल जाएगा, इधर बंगाली लेबर मिल जाएगा। तो मुद्दा ये है कि आप किसी एक राज्य को पॉइंट नहीं कर सकते, हर राज्य में है, हर राज्य में किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। सोर्स अभी जैसे बिहार में नया ट्रेंड आया है, आजकल लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में थोड़ा कम आ रही है, ऑर्केस्ट्रा में आ रही है। बिहार में एक चीज़ है जिसका नाम है लौंडा डांस, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है क्या। शादियों में लड़कों को लड़कियां बना के नचाते हैं, नचनिया बोल के। और उसमें मैंने अभी नया देखा है, पिछले 2-3-4 साल में बड़े लेवल पर लड़कियां बिहार झारखंड जा रही है ऑर्केस्ट्रा में नाचने के लिए, डीजे में नाचने के लिए। रात नाचेगी, एक रात नाचेगी तो 2000 रुपये मिलेगा। पूरे पूरे दिन नाचती है और अलग अलग जगहों में। और पता है गांव भी आपको बता दूं, वो जो बिहार के गांव हैं, ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले गांव भी नहीं, छोटे छोटे गांव में कहाँ नाचना है, ऑर्केस्ट्रा में। बहुत रेस्क्यू किया अभी ऑर्केस्ट्रा का, और ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रोस्टिट्यूशन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक रैकेट है जो मतलब, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो डांस वगैरह, क्योंकि मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं गांव वगैरह से, तो दिखता है कि लड़की की एज थोड़ी बड़ी है, तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये खुद से क्यों नहीं कोई स्टेप लेते निकलने का उससे। बट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैप करके ये रखते हैं उन पे कंट्रोल, की वो भाग ना पाए उस तरीके से। एक लड़की को हमने निकाला था 7 साल बाद, वो वैसे झारखंड में घूम रही थी रेलवे स्टेशन में, तब झारखंड बिहार एक साथ था, जुड़ा हुआ था। झारखंड में घूम रही थी या बिहार में घूम रही थी, बिहार में घूम रही थी उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, कोई आया, नाक में उसने कुछ दिया, बेहोश हो गई। 7 साल बाद एक इन्फॉर्मर ने फ़ोन करके बोला एक गांव में एक लड़की है जो बहुत नाचती है और लग रहा है वो कहीं और की है। उस लड़की को कुछ नहीं पता, शायद पापा का नाम या कुछ बोली हमको, हमने पापा को ट्रेस करके गए। 7 साल बाद घर में रेड किया, कैंप में रेड किया, फाइनली वो लड़की मिली। इतनी रोई, इनको तो लगा था इनकी बेटी बचेगी नहीं। 7 साल हो गया, फिर उसको ऐसे चूड़ी उड़ी सिंदूर उंदूर पहना के लड़की को 7 साल बाद मिली लड़की। तब तो वो सोचो, तब बिहार में थी, अब वो झारखंड में। अभी तो उससे तो मुद्दा यही है, प्रॉब्लम यही है। और एक प्रॉब्लम है, घर जाने के बाद ना सिचुएशन बहुत बदल जाता है। माँ बाप को लगता है अब आ गई ना, अब इसकी तो शादी नहीं, उसके माँ बाप तो अच्छे हैं, जनरली लोग की शादी करा देते हैं। आ गई ना, अब इसकी शादी कराओ, पीछा छुड़ाओ। और सबसे बड़ी बात है विक्टिम कॉम्पेंसेशन करके एक चीज़ होती है जो भारत सरकार आपको देती है अगर आप ट्रैफिक सर्वाइवर हो, और विक्टिम कॉम्पेंसेशन का पैसा मिलता है, शादी करा दो। और विक्टिम कॉम्पेंसेशन तो मिलती नहीं है। मेरी कितने सर्वाइवर से विक्टिम, अभी कल ही एक लड़की से मिली, लड़की बोल रही है केस में कन्विक्शन हो गया, पिछले 1 साल से लड़की घूम रही है। कभी कोर्ट बोलती है भाई इसकी, अरे तुम्हारी उम्र, तुम जब रेस्क्यू हुई थी तब तो तुम माइनर नहीं थी। कभी कोर्ट बोलती है कि तुम्हारा अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं है, लोकल बैंक में है। कभी कोर्ट बोलती है भाई तुम्हारा जो फोटो है वो तो सही नहीं है। आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए। और ऐसे केसेस आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने 1000 रेस्क्यू किया है,
अभी कुल मिला के मेरे केसेस में शायद 6 या 5 केसेस में कन्विक्शन हुआ होगा। जब आप इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो और अब इंटरनेट आने की वजह से आपने खुद बताया केसेस अलग तरीके से बढ़ रहे हैं, पर बढ़ रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या विजन लेके आप चलते हो? क्योंकि आपने खुद बताया कितने ट्रबल्स आप फेस करते हो, लड़कियों को जिनको आप रेस्क्यू करते हो उनकी भी इतनी मदद नहीं हो पाती है और केसेस में रिजल्ट्स भी इतने स्लो हैं, तो व्हाट कीप्स यू गोइंग और ये कहाँ तक जाने वाला है? क्या आपका विजन है, क्या क्या सोचा? देखिए मैं तो मेरा पहले 500% रेस्क्यू का काम था, अब मेरा रेस्क्यू का काम बहुत कम हो गया है। मेरा मेन काम है भी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन। प्रिवेंशन मतलब मैं डेली कम से कम 5 लोगों से बात करती हूँ, डेली, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। उसके बाद मैं गाँव जाके पुलिस वालों के साथ मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ। पुलिस वाले मतलब जो थाने में बैठे वाले वो नहीं, रेलवे स्टेशन में जो पुलिस है, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, GRP हो गया, फिर ट्रैफिक पुलिस हो गया, इनके साथ मैं वर्कशॉप्स कराती हूँ एकदम लोकल लैंग्वेज में। फिर मैं क्या करती हूँ, जितने भी सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनके साथ चाय बगानों में जाती हूँ, कम्युनिटीज़ में। एक टाइम था मेरे मुंह पे लोग दरवाजा मारते थे, अब लोगों के पास जाके मतलब ऑन ग्राउंड प्रिवेंशन काम करती हूँ। कुछ भी हो, चाहे वो स्ट्रीट प्लेस हो, चाहे कोई नुक्कड़ नाटक हो, चाहे कोई ट्रेनिंग हो, हर तरह से एजुकेशनल स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों के साथ भी करती हूँ। अभी बैंगलोर में एक स्कूल है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे बच्चे नर्सरी से हैं, उनको समझाती हूँ कैसे क्या, किससे बात करना है, किससे नहीं। ये तो प्रिवेंशन का काम हो गया, बहुत फोकस्ड। और पिछले 2-3 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को रीच आउट हुआ है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आया है कि उनके गाँव में बाल विवाह रुका है, उन्होंने ट्रैफिकर आइडेंटिफाई किया है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब हम लोग एंटी ट्रैफिकिंग क्लब्स बनाते हैं कॉलेजेस में। एक बार एक लड़की को हमने निकाला, एक उसके व्हाट्सअप DP चेंज होने से ही हमने निकाल दिया कि वो रेलवे स्टेशन में है, पता लग गया, क्योंकि बार बार DP चेंज कर रही थी। तो ऐसे करके ये सब तो हमारा प्रिवेंशन का है। और मेन है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन मतलब क्या, मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरा आसाम में भी एक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या होता है, हम लोग सर्वाइवर्स तो एक हो गया जिनको निकालते हैं, और ऐसे लोग जो वल्नरेबल है, जिनके साथ कुछ हो सकता है, उस एरिया में जाके हम लोग मैपिंग करते हैं। जैसे मैं मैपिंग करती हूँ, अभी जैसे असम में मैंने मैपिंग करके मुझे लगा कि वहाँ पे सिलाई का काम हो सकता है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास अभी फंडिंग नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन नया है, अभी आने वाला है फंडिंग, होपफुली नेक्स्ट 3-4 महीने में आ जाएगा। वहाँ पे मैपिंग करके देखा सिलाई का काम हो सकता है, वहाँ पे 1 साल का सिलाई सिखाती हूँ लड़कियों को, सिलाई, इंग्लिश, कंप्यूटर। फिर जब वो लड़कियाँ पास आउट होती है उनको थोड़े पैसे मिलते हैं, 5 से 10 हज़ार और एक मशीन। तो अपने लेवल पे कुछ स्टार्ट कर रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा है गोट फार्मिंग, जिसको बोलते हैं बकरी पालना, क्योंकि ये लोग ना बहुत पुअर है और एजुकेशन हाई नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। आप इनको देखिए, दिल्ली में लाके आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक है गोट फार्मिंग करा रहे हैं, एक है किचन गार्डन्स, अपने ही घर के उसमें ये लोग अलग अलग तरह के साग सब्जी को बेचते हैं। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है ये, कुछ जगहों में लड़कियां टोमेटो उगाती है, 4 रुपये में बिकती है, और वो टोमेटो मार्केट में 50 रुपये में खरीदते हैं। तो मिडिल मैन को हटाने का प्रोसेस चल रहा है कि कैसे उनको डायरेक्टली वो मिले। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो लड़कियां जो कुछ और करना चाहती है, जैसे कोडिंग हो गया, मोबाइल टेक्नीशियन हो गया, वेल्डिंग हो गया, ये सब जो। और एक कैटेगरी है जो लड़कियां पूरा प्रॉपर्ली पढ़ना चाहती हो, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स। सो ये 3 चीज़ें। देखिए, मुद्दा सबसे बड़ी बात है, हम लोग सब लोग काम करते हैं ताकि हम लोग मतलब जो हमारा जो बेसिक नीड है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये मिल सके। जब यही नहीं मिलता तो क्या होगा। तो मैं इस पे बहुत, रिहेबिलिटेशन में बहुत फोकस है मेरा। मैं अभी भी जा रही हूँ, और सबसे मेरा विजन अगर आप बोलेंगे तो विजन ये है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कल कोई सर्वाइवर आके बात करे यार, क्यों मैं बात करूँ? क्योंकि देखिए, मैंने एक सिचुएशन एनकाउंटर किया, इसकी वजह से मैं एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट बनी। बट जिस इंसान ने खुद वो सहा, अगर वो इंसान आके बात करे, अगर वो पॉलिसी बनाए, जैसे देखिए कानून कौन बनाता है? जज लोग मिलकर कानून बनाते हैं। अब कानून वो बनाते हैं, हम लोग बड़े बड़े सेमिनार्स में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। एक्सपर्ट्स कौन है? जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डॉक्टरेट है, उनको बुलाते हैं। उनको बुला के क्या फ़ायदा? आप उनको बुलाइए जिनके साथ ये हो रहा है, उनको तो कोई नहीं बुलाता। तो मेरा वही है, मैं ना ये जो भेदभाव है ना, इसको हटा के उनको, और मैं तो कभी किसी को नहीं बोलती मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि मैं उनको असिस्ट करती हूँ। और आजकल तो हमने अपना बोलने का बाद भी सर्वाइवर भी हटा दिया है। अब मैं बंगाल में गई थी, मुझे बच्चियाँ बोल रही थी कि दीदी हमारा अधिकार है ना, अधिकार, हमको तो अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे लिए हम नया टर्म यूज़ करते हैं, राइट होल्डर्स, कि उनका भी अधिकार होना चाहिए। तो मुद्दा ये है, देखिए कल कभी उनकी तस्करी हुई थी, इसका क्या गारंटी है कभी मेरी नहीं हो सकती। लाइफ में कुछ भी अनसर्टेन तो है नहीं। तो मेरा यही है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ, अभी मैं यही सोचती हूँ कि देखिए, ख़त्म तो कर नहीं सकते, इट कांट बी स्टॉप्ड। प्रिवेंशन हो सकता है, तो जितना हो सके उतना कर सकते हैं तो करते हैं। हम हमारा भी एक मीडियम है जहाँ पे ऑडियंस है, अगर आप कुछ पॉइंट्स, कुछ पेरेंट्स देख रहे होंगे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे 18 से 24, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, कुछ एक पॉइंट्स जो वो ध्यान में रखे किसी से भी सोशल मीडिया पे बात करते हुए या अपने आसपास अवेयरनेस के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, सब लोग जो भी मुझे सुन रहे हो, वो है ये, अपना, हम लोग ना सब जैसे घोड़े जैसे बन गए हैं, हम लोग को सिर्फ अपना प्रॉब्लम, अपना लाइफ दिखता है। थोड़ा इर्द गिर्द देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे पैदा कर दिए बस खत्म हो गया हमारी जिम्मेदारी। बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, बच्चा पालना बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। मैं उस दिन भी, अभी रिसेंटली आपको एक केस बोलूँगी, मेरी दोस्त है, उसने मुझे ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि उसके पड़ोस में एक लड़की है, उसकी भाई की बेटी गायब है, उसकी भाई की बेटी गायब है। मैंने बोला क्या गायब है? फिर मुझे पता चला वो लड़की किसी के साथ दोस्ती की, अच्छे फैमिली से है, सिविल सर्विसेज में है माँ बाप, लड़की 12 साल की है,
लड़की एक लड़के से बात करती है, किससे? स्लैक से। स्लैक पता होगा आपको, एक ऑनलाइन चैनल है स्लैक में। वो स्लैक से बात करके वो उस लड़के के साथ कहीं निकल पड़ी, एयरपोर्ट जा रही थी, हमने उसको इंटरसेप्ट किया। आप सोच सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ट्रैफिकिंग और ये सब सिर्फ गरीबों के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को ना स्टॉक मत कीजिए। लोग बोलते हैं ना स्टॉकिंग, उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना चाहिए, जो बच्चे खुद ही बोले। जैसे मैं उस दिन किसी से मिली, वो तो बोल रहे अरे पता है मेरी लड़की का ना बॉयफ्रेंड हो गया। मैंने बोला ठीक है, तो बॉयफ्रेंड को ला, घर पे ही ला, बॉयफ्रेंड को घर पे ही ला, बॉयफ्रेंड के साथ घर पे ही चाय पीते, ताकि तू कुछ और तो कहीं और ना करे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि ना हम लोग को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। एक तो पहली ये बात है। दूसरी बात है ना, स्वार्थी मत बनिए। मुझे अभी भी याद है, मेरे दोस्त के साथ मैंने यूएस में बैठ के कॉफ़ी में बताया था तस्करी के बारे में। अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले वो बॉम्बे जा रही थी, उसके साथ 2 लड़कियां थी, जो 2 लड़कियां संथाली में बातें कर रही है, झारखंड में भाषा है। वो मुझे फ़ोन की, बोली पल्लवी मुझे कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है, ये लड़कियां का कुछ तस्करी का मैटर हो सकता है। मैंने 1098 में फ़ोन किया, चाइल्ड लाइन में, उस लड़की को उन्होंने उतार दिया, वो तस्करी का मैटर था। और ऐसा एक क्राइम पेट्रोल में एपिसोड भी है, जैसे एक रेस्क्यू हमने जो किया था, सेम एपिसोड है, मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगी। तो मेरा मुद्दा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सब आप मेरे जैसे एक्टिविस्ट बनो, नहीं। आप जो कर रहे हो, जैसे आप लोग भी पॉडकास्टर हो, आप लोग का चैनल है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग सोशल वर्कर एक्टिविस्ट बन जाओ। अपने ही लेवल पे जो कर सकते हो करो। ज़रूरी नहीं है कि झंडा लेके हमको बस वो क्रांतिकारी बनना है। मुझे ये लगता है कि